अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ चिक। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के एंड में बता दिया था कि आज हमने क्या डिस्कस करना है, डेवलपमेंट ऑफ चिक। सो काफ़ी इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको नो हाउ होनी चाहिए, ठीक है। इसमें वही सारे स्टार्टिंग में स्टेप्स आ जाएंगे, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, गैस्ट्रोलेशन, वो सारे स्टेप्स आएंगे, लेकिन जो मेजर स्टेप्स होंगे हम उन्हीं को ही ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। जो फर्टिलाइजेशन वगैरह उसको हम सिंपल थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। उसको आपको पता है, अगर नहीं पता है तो जो प्रीवियस लेक्चर जाके सुन लीजिए, उसे क्लियर कर लीजिए। सो हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ चिक। चिक डेवलपमेंट इज़ रेगुलेटेड बाय टेम्परेचर। चिक कैसे फॉर्म होता है, इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, उस डेवलपमेंट के दौरान जो प्रोसीजर्स होते हैं वो कैसे मेंटेन होते हैं, वो कैसे रेगुलेट होते हैं, वो सब किसके थ्रू होते हैं, टेम्परेचर के थ्रू, ठीक है। मतलब इसको एक मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है जिस चिक की डेवलपमेंट होती है। फाइन। द एग ऑफ हैन इज़ पॉलीलेसिथल। जो एग होता है हैन का वो पॉलीलेसिथल होता है। हमने क्लीवेज में पढ़ा है कि पॉलीलेसिथल कौन सा एग होता है, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट होती है, जिसमें योक की अमाउंट ज़्यादा होगी, और जो बहुत ही छोटा लिटिल एरिया होगा जहाँ पे लेस योक प्रेजेंट होगी। तो हमें पता है कि जहाँ पे लेस योक होती है वहीं पे क्लीवेज होती है, और जहाँ पे ज़्यादा योक होती है वहाँ क्लीवेज नहीं होती। जो योक है वो एज अ बैरियर एक्ट करता है क्लीवेज के लिए। फाइन। ओके, एग फॉर्मेशन अकर थ्रू ओवरी। ये हमें पता है एग फॉर्मेशन कहाँ से अकर होती है, ओवरी से। और 21 डेज़ लगते हैं प्रोडक्शन के लिए, यानी कि चिक की डेवलपमेंट के लिए 21 डेज़ लगते हैं। और जो चिक की डेवलपमेंट को टेम्परेचर चाहिए वो कितना होना चाहिए, 36.38 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर, 21 डेज़ के लिए हमें ये टेम्परेचर चाहिए होता है। अब हम एग का स्ट्रक्चर देखते हैं, इनर स्ट्रक्चर। अब इसमें आप देखें यॉक जो लिखा है इसकी काफ़ी ज़्यादा डेपोजिशन है इसमें, ठीक है। आउटसाइड शेल प्रेजेंट होता है, शेल के अंदर वो जो सफ़ेद रंग की झिल्ली सी होती है। जब आप बॉईल करते हैं अंडे को, और जब आप बाहर से शेल मतलब उतार देते हैं, उसके बाद एक अंडे के ऊपर, बॉयल एग के ऊपर एक झिल्ली सी होती है, ठीक है, जिसको हम शेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फाइन। और जब आप एक अंडा सब बॉईल करते हैं तो जब हम उसके ना अंडे के नीचे मतलब बिलो में एक ना स्पेस होती है, ठीक है, उसको हम होलो मतलब होलो स्पेस ही कहते हैं। उसके ऊपर यॉक प्रेजेंट होती है, और अंडे का जो सबसे अपर पार्ट होता है, एग का जो अपर पार्ट होता है वो होता है, वहाँ पे यॉक कम प्रेजेंट होती है। ये नहीं कि होगी ही नहीं, कम प्रेजेंट होगी, ठीक है। उस एरिया को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टो डिस्क। क्या कहते हैं, ब्लास्टो डिस्क। तो अब जो फर्टिलाइजेशन होगी, क्लीवेज होगी, गैस्ट्रोलेशन होगी, लेयर्स बनेंगी, जो भी सारा होगा वो कहाँ पर होगा, इस ब्लास्टो डिस्क में, यानी कि नीचे सारी योक वैसे ही रहेगी, इस स्पेस में सारे प्रोसेसेस होंगे। फाइन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टेप्स जो चिक की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट तो 2 स्टेप्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर का मैं आपको लास्ट में बताऊंगी इंक्यूबेटर क्या होता है। फाइन। अब जो फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज होती है, मोरिलेशन होती है, गैस्ट्रुलेशन होती है, न्यूरलेशन होती है, न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, यानी कि ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, फिर एक चिक की डेवलपमेंट हो जाती है। इंक्यूबेटर मैं आपको भी बता देती हूँ इंक्यूबेटर क्या होता है। अब इंक्यूबेटर क्या होता है, इंक्यूबेटर बेसिकली ये भी एक मशीन होती है जिसमें हम चिक की डेवलपमेंट करवाते हैं आर्टिफिशियली। फाइन। जैसे फार्म्स वगैरह पे आपको मिल जाते हैं, तो वो चिक्स और वो कैसे होते हैं, वो इंक्यूबेटर के थ्रू होते हैं। इसमें हम इनको सूटेबल टेम्परेचर दे देते हैं 21 डेज़ के लिए, और चिक की डेवलपमेंट हो जाती है। फाइन। अब हम इसको एक बार इससे भी गो थ्रू कर लेते हैं। इंक्यूबेशन। अब इस प्रोसेस जिसमें हम आर्टिफिशियली चिक की डेवलपमेंट करवाते हैं, उस प्रोसेस को हम इंक्यूबेशन कहते हैं, और जिस मशीन में करवाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेटर। तो हम क्या है ये इंक्यूबेटर, चिक डेवलपमेंट नीड और रेगुलेटेड बाय टेम्परेचर। चिक डेवलपमेंट को किसकी ज़रूरत होती है, टेम्परेचर की, जो उसको रेगुलेट करता है। नॉर्मली इन फार्म्स इट रेगुलेटेड बाय अ मशीन कॉल्ड इंक्यूबेटर। फार्म्स वगैरह में हम लोग जो इसको रेगुलेट करते हैं, चिक की डेवलपमेंट करते हैं, वो एक मशीन के थ्रू होती है जिसको हम इंक्यूबेटर कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज इंक्यूबेशन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन। और हम 21 डेज़ के लिए जो अंडे को हम एग को हम इस मशीन में रख देते हैं, और टेम्परेचर क्या देते हैं, 36.38 डिग्री सेल्सियस, जिससे हम चिक की डेवलपमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम वापस फर्दर नेचुरल प्रोसेस पे आते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन पे।
हमें पता है फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जिसमें एग और जो स्पर्म है वो आपस में फर्टिलाइज कर देते हैं और जाइगोट बना देते हैं। ये हमने बहुत बार पढ़ा है, हर प्रोसेस में पढ़ा है। डेवलपमेंट का स्टार्ट ही फर्टिलाइजेशन से होता है। सो प्रोसेस व्हेन एग एंड स्पर्म फर्टिलाइज्ड विद ईच अदर एंड फॉर्म जाइगोट। जिस तरह नीचे डायग्राम में देखिए, एक स्पर्म है, एग है, आपस में फर्टिलाइजेशन हो गई तो एग की फॉर्मेशन हो गई, मीन्स सॉरी जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग विल रिलीज फ्रॉम hen थ्रू कॉलन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है, जो एग है वो क्या करता है, रिलीज हो जाता है। कहाँ से? कॉलन से। hen का एक पार्ट है कॉलन। अब मैं आपको आगे डायग्रामेटिकली बताऊंगी। डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व फ्रॉम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन टू कॉलन। अब डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। ठीक है, कॉलन से रिलीज तो हो जाता है और एग की फॉर्मेशन कहाँ होती है? ओवरी में। तो ओवरी से कॉलन से रिलीज़ होने के बीच में जितने प्रोसेसेस आते हैं, जितने उसमें जो जो एग में चेंजेस आती हैं, वो कौन कौन से हैं देखते हैं। इनफंडीब्यूलम पहला जो है वो इनफंडीब्यूलम है। वहाँ उसके बाद जो आएगा मैग्नम, मैग्नम के बाद एस्थमस, एस्थमस के बाद यूटिरस और लास्ट पे क्या है? कॉलन। फाइन। अब इनफंडीब्यूलम कौन सी साइट होती है? जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि जहाँ पे स्पर्म जो है वो एग के साथ फर्टिलाइज करता है, उस एरिया को हम, उस साइट को हम क्या कहते हैं? इनफंडीब्यूलम। नेक्स्ट क्या है? मैग्नम, एरिया वेयर एल्ब्यूमिन सिंथेसिस। एल्ब्यूमिन अब हमें पता है एग में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, तो वो जहाँ जिस एरिया में उसकी सिंथेसिस होती है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नम। नेक्स्ट क्या है? एस्थमस, एरिया वेयर फॉर्मेशन ऑफ शेल मेम्ब्रेन अकर। अब मैंने क्या कहा कि शेल के अंदर कौन सी पहले लेयर होती है? शेल मेम्ब्रेन। तो वो जहाँ पे फॉर्म होगी, उसकी जहाँ सिंथेसिस होगी, तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे? एस्थमस। लास्ट है यूट्रस, साइड वेयर फॉर्मेशन ऑफ शेल अकर। तो अब जब लास्ट वाला जो एग का पार्ट है शेल, वो जहाँ पर फॉर्म होगा उस साइड को हम क्या कहेंगे? यूट्रस। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? कॉलन, जहाँ से एग जो है वो बॉडी से, hen की बॉडी से रिलीज हो जाएगा। अब हम इसे डायग्रामेटिकली देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अब ये देखें, ओवरी थी, ओवरी से एग की फॉर्मेशन हो गई, वो इनफंडिब्यूलम में आ गया, वहाँ पे स्पर्म जो है आके एग के साथ फर्टिलाइजेशन हो गई। फिर उस एग ने क्या करना है? मैग्नम के पास चले जाना है। मैग्नम कौन सा एरिया था? जहाँ पर सिंथेसिस होती है किसकी? एल्ब्यूमिन की। मैग्नम के पास से फिर वो जाएगा एस्थमस के पास। एस्थमस कौन सा एरिया था? जहाँ पर शेल मेम्ब्रेन की डेवलपमेंट होगी, शेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी। एस्थमस के बाद आता है पार्ट यूट्रस का। ठीक है, जहाँ पे वो कर्व है वहाँ पे यूट्रस है, शेल की फॉर्मेशन होगी और लास्ट पे कॉलन होता है, जहाँ से एग बॉडी से रिलीज हो जाता है। फाइन। अब हम नेक्स्ट प्रोसेसेस की तरफ जाते हैं। अब क्लीवेज की हमें नो हाउ है, बहुत अच्छे से है क्योंकि हमने इसका फुल चैप्टर किया हुआ है। तो क्लीवेज क्या होती है? माइटोटिक सीरीज ऑफ डिवीजन अकर इन फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड क्लीवेज। एक फर्टिलाइज्ड एग में, यानी स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन हो गई तो उसे हम फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। उस एग में जब माइटोटिक डिवीजन होती जाएगी और सेल्स जो हैं स्मॉल न्यूक्लिएटेड सेल्स में डिवाइड होंगे, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज ऑलवेज अकर एट वेयर यॉक इज लेस डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लीवेज जब कहाँ अकर होगी? जहाँ पे यॉक कम प्रेजेंट होगी। ये क्लीवेज के चैप्टर में बहुत अच्छे से मैंने बताया है, क्योंकि जो यॉक है वो एज अ बैरियर एक्ट करती है क्लीवेज के लिए। ठीक है, डिस्कॉइडल और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज अकर, ये भी मैंने आपको बताया डिस्कॉइडल क्लीवेज क्या होती है और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होती है। जिसको नहीं आइडिया वो जाके प्रीवियस लेक्चर में देख ले। डिस्कॉइडल क्लीवेज अकर ओनली एट द स्मॉल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, डिस्कॉइडल क्लीवेज कहाँ अकर होगी? स्मॉल पोर्शन में एग के, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब मैं डायग्रामेटिकली बताती हूँ वो कौन सा एरिया है। ये देखिए, ये एग प्रेजेंट है जिसमें यॉक है, जो ऊपर वाला पोर्शन है ना वो साइटोप्लाज्म, जहाँ पे यॉक बहुत कम प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या कहा था? ब्लास्टोडिस्क। ठीक है, वहाँ पर क्या होगी? डिस्कॉइडल क्लीवेज। ब्लास्टोडिस्क कौन सी एरिया? वेयर लेस यॉक इज प्रेजेंट, वो एरिया जहाँ पर यॉक लेस प्रेजेंट है। एंड क्लीवेज अकर ओनली एट ब्लास्टोडिस्क। तो ऑब्वियस है, जब यॉक लेस प्रेजेंट है तो क्लीवेज भी वहीं पर अकर होगी। डिस्क किसको कहते हैं? स्मॉल डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट ऑन यॉक एट एनिमल पोल। एनिमल पोल पर जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्क। नेक्स्ट हम देखते हैं पैटर्न ऑफ क्लीवेज की क्लीवेज किस किस टाइप की होगी। अब किस किस तरह की होगी क्लीवेज? टू टाइप्स ऑफ क्लीवेज अकर, दो तरह की होती है, एक मेरिडोनियल और एक इक्वेटोरियल। अब आप लोगों को इसका आइडिया नहीं होगा। ठीक है, पहली और जो दूसरी होगी वो मेरिडोनियल होगी। लेकिन मेरिडोनियल क्लीवेज होती कैसी है? अप से बॉटम की तरफ हम कट करते हैं। जैसे कि आप ले लें, एक एप्पल ले लें, उसको ऊपर से नीचे की तरफ जब आप काटते हैं तो उसको हम कौन सी कहते हैं?
मेरिडोनियल क्लीवेज, ठीक है। तो जब फर्टिलाइज्ड एग में जो पहली क्लीवेज होगी वो मेरिडोनियल होगी और एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाएगा। अब डायग्रामेटिकली देखिए आप, अब देखें पहले एग की पिक्चर है, उसके ऊपर जो ब्लास्टोडिस्क है, हमने नेक्स्ट वाले में सिर्फ ब्लास्टोडिस्क का पोर्शन या योग का पोर्शन नहीं लिया। अब उसमें ऊपर से नीचे तक की कटिंग हो जाएगी, क्लीवेज हो जाएगी, तो वो दो में डिवाइड होगा। पहले इससे पहले फ्यूरो अपीयर होगा और फिर क्या होगा, एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये फ्यूरो कैसे अपीयर हुआ ये आप क्लीवेज वाले चैप्टर में जाके देख लें, उसमें मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर एक सेल क्या है वो दो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगेन सेकंड क्लीवेज भी मेरिडोनियल ही होगी और जो दो सेल हैं वो चार में डिवाइड हो जाएंगे। ये देखिए सेकंड क्लीवेज कैसी हुई, दो सेल्स जो है वो फोर में डिवाइड हो गई मेरिडोनियली, ऊपर से नीचे ही अप टू डाउन ही कटिंग हुई क्लीवेज हुई। थर्ड क्लीवेज क्या थी, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल क्या होती है, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। अब आप इसी एग्जांपल ले लें, जैसे कि एक आप बनाना लेते हैं, ठीक है, बनाना ले लें, एप्पल ले लें, कुछ भी ले लें। अब ऊपर से नीचे नहीं, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जब हम उसको कट करते हैं तो वो कौन सी होगी, इक्वेटोरियल क्लीवेज। पहली दो क्लीवेजेस कौन सी थी, मेरिडोनियल अप टू डाउन, और जो थर्ड वाली क्लीवेज है वो इक्वेटोरियल है, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। अभी चार सेल्स में जब डिवीजन होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आठ सेल्स में कन्वर्ट, इक्वल साइज़ के 8 सेल्स बन जाएंगे, किसके थ्रू, इक्वेटोरियल और मेरिडोनियल क्लीवेज के थ्रू। जैसे 4 सेल्स बन चुके थे, इसमें अब क्या हुआ, इक्वेटोरियल क्लीवेज हुई, वो 8 इक्वल साइज़ के सेल्स में कन्वर्ट हो गए। अब उसमें फिर फर्दर क्लीवेज होती रहेगी, वो अब फर्दर क्लीवेजेस आर रैंडम एंड सेल डिवाइड टू फॉर्म अ लार्ज नंबर। अब नेक्स्ट जो मतलब क्लीवेज होगी फर्टिलाइज्ड एग में वो होगी रैंडमली, मतलब कि इक्वेटोरियल भी हो सकती है, मेरिडोनियल भी हो सकती है, लेकिन क्लीवेज होगी, ठीक है। इतनी ज़्यादा होगी कि जो सेल के नंबर्स होंगे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोरूला में। डायग्रामेटिकली देखें, ये देखिए बहुत ज़्यादा नंबर में सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, किसके थ्रू, रैंडम क्लीवेज के थ्रू, जिसको हम क्या कहते हैं, मोरूला। अब मोरूला का नेक्स्ट प्रोसीजर हम पढ़ते हैं, जिसको आप एक्सप्लेन करते हुए मोरूलेशन में लिख सकते हैं। Cells are randomly divided into a large number and all cells blastomeres are highly packed with each other called morula। ठीक है, सेल्स जो हैं वो रैंडमली क्लीवेज के थ्रू डिवाइड हो जाएंगे लार्ज नंबर्स में, और हर सेल को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेयर, ये मैं क्लीवेज में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। एंड ये जो होंगे हाईली पैक्ड होंगे एक दूसरे से, मतलब कंजस्टेड, एक दूसरे से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होगी इनकी, ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, मोरूला, फाइन। ब्लास्टोलेशन में क्या होता है, अ कैप अपीयर इज नॉन एज ब्लास्टोडर्म एंड दिस टर्म इज ब्लास्टोलेशन। अब देखें ये पूरा एग था जिसके मैंने बताया कि यॉक है, यॉक को हमने नहीं छेड़ना, जो उसके ऊपर जो स्पेस थी उसमें सारी क्लीवेज होगी, सारा प्रोसेस होगा, तो उस जो सेल बनेगा उसको हम ब्लास्टोला कहेंगे, और उस जगह को हम क्या कहेंगे जहाँ पे सेल की फॉर्मेशन होगी, ब्लास्टोडर्म, फाइन। नेक्स्ट है सेल्स मूव एट पेरिफ्री फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस। सेल्स क्या होंगे, सेंट्रल एक्सिस से पेरिफ्री यानी कि एक्टोडर्म आउटर लेयर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। जब सारे सेल्स जो हैं वो आउटर साइड पे चले जाएंगे, पेरिफ्री पर जाके अटैच हो जाएंगे, तो बीच में खाली स्पेस बच जाएगी, और उस खाली स्पेस को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील, यानी वो एक कैविटी अपीयर हो जाएगी जिसको हम ब्लास्टोसील कैविटी कहेंगे, और जो सेल होगा उसको हम ब्लास्टोला कहेंगे, फाइन। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रुलेशन। अब हमें पता है गैस्ट्रुलेशन क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स, ठीक है, 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन। ड्यू टू मूवमेंट्स की वजह से, अब कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स होती हैं, किसके दरमियान, सेल के दरमियान, जिससे क्या बनती हैं, 3 लेयर्स, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। अब ये नीचे डायग्राम में देखें, आउटर लेयर को हम कहते हैं एक्टोडर्म, मिड लेयर को हम कहते हैं मीजोडर्म, और इनर लेयर को हम क्या कहते हैं, एंडोडर्म। नेक्स्ट है ब्लास्टोडर्म स्प्लिट इटसेल्फ इनटू 2 लेयर। जो ब्लास्टोडर्म है वो अपने आप को किस में स्प्लिट कर देगी, 2 लेयर्स में, कौन कौन सी, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, ठीक है। एपीब्लास्ट मीन्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, और हाइपोब्लास्ट मीन्स एंडोडर्म, ठीक है। नेक्स्ट दो तरह के एरियाज होते हैं, एरिया ओपेका और एक एरिया पेलोसिडा। एरिया ओपेका कौन सा होता है, लाइट कुडंट पास फ्रॉम दिस एरिया, जिस एरिया से लाइट पास ना कर सके उसे हम एरिया ओपेका कहते हैं, यानी लेफ़्ट टू राइट वाले जो एरियाज होते हैं। जो अप टू डाउन वाले एरिया होते हैं उसको हम पेलोसिडा कहते हैं, या इस एरिया से लाइट जो है वो पास कर सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड, सिलोम एंड मेसोडर्म। सेल्स ऑन पेरिफेरी स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड। जो पेरिफेरी पर सेल चले गए थे, जिन्होंने ब्लास्टोसील कैविटी बनाई थी, फिर लेयर्स बनाई थी, वो क्या करेंगे, डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देंगे, नीचे मूव
करना शुरू कर देंगे, किसके दरमियान, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान। इससे क्या होगा, एक पाइप लाइक जो ट्यूब है वो अपीयर हो जाएगी कहाँ पर, एंडोडर्म के नीचे, ठीक है, फॉर फूड कॉल्ड गैस्ट्रोसील। ये देखें जिस तरह के जब सेल्स नीचे मूव करना शुरू करेंगे तो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर यानी कि राउंड सा स्ट्रक्चर अपीयर होगा जिसको हम गैस्ट्रोसील कहेंगे। आगे क्या है, ड्यूरिंग और आफ्टर डाउनवर्ड मूवमेंट, जब मूवमेंट हो रही होगी उसके दौरान और उसके बाद, सेल्स की मूवमेंट के बाद और उसके दौरान, देयर विल बी अ ग्रूव अपीयर, ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर अपीयर, ठीक है, कॉल्ड प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब जब सेल्स जो हैं वो नीचे मूव करना शुरू कर देंगे और उस मूवमेंट के बाद भी जो है एक ग्रूव का लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाएगा जिसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहेंगे। देखें आपको नज़र आ रही है एपिथेलियल सेल्स के ये जो साइड पे सेल्स हैं इनको हम एपिथेलियल सेल्स कहेंगे, किसके साइड पे सेल्स, प्रिमिटिव स्ट्रीक के, ठीक है। ये नीचे तो आपको राउंड सी नज़र आ रही है लेकिन इसके ऊपर ये पूरी एक स्ट्रक्चर है, ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसके ऊपर ही छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम हेंसन्स कहते हैं। किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक के ऊपर। अब प्रिमिटिव स्ट्रीक के नीचे क्या है, गैस्ट्रोसील प्रेजेंट है और गैस्ट्रोसील के नीचे क्या है, यॉर्क प्रेजेंट है। अब प्रिमिटिव स्ट्रीक का जो सर्कल साइड डायग्राम छोटी सी बनी हुई है वो उसका सिर्फ स्टार्ट है, ठीक है, उसके साइड्स पे राइट और लेफ्ट साइड पे सेल्स प्रेजेंट है जिसको हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था हेंसन्स क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक पर, जिसको हम क्या कहते हैं, हेंसन्स, विच विल फॉर्म नोटोकोड। अब ये जो हेंसल्स होते हैं यही आगे क्या बनाते हैं, नोटोकोड, ठीक है। देन मीजोडर्मल सेल्स कंबाइन इन अ पाउच, जो मीजोडर्मल सेल्स थे, जो एपिथेलियल सेल्स जिनको मैंने कहा था, वो एक पाउच में जो है वो कंबाइन हो जाएंगे जिसको हम क्या कहेंगे, सोमाइट्स, ठीक है। वो जो सोमाइट्स हैं वो आगे फर्दर 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाएंगे, लेफ्ट वाले भी 2 में होंगे और राइट वाले भी 2 में होंगे। कौन कौन से, सप्लेंटिक लेयर, सप्लेंटिक मीजोडर्म एंड सोमैटिक मीजोडर्म। नाउ 3 जर्म लेयर्स आर फॉर्म। अब क्या होगा, 3 जर्म लेयर्स फॉर्म होंगी। अब मैं आपको इसे डायग्रामेटिकली बताती हूँ, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। अब ये देखें नीचे तो यॉर्क प्रेजेंट ही प्रेजेंट थी ना, जो उससे ऊपर जो छोटा सा मतलब जहाँ पे क्या थी, यॉर्क लेस प्रेजेंट थी, वहाँ पर ही सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है गैस्ट्रोसील प्रेजेंट थी, ठीक है, उसके ऊपर हमें क्या मैंने क्या बताया था कि राइट और लेफ्ट पे क्या थे, एपिथेलियल सेल्स। वो जब कंबाइन हो जाएंगे तो एक पाउच की शक्ल में कंबाइन होंगे, ठीक है, टाइटली पैक्ड हो जाएंगे जिसको हम सोमाइट्स कहेंगे, ठीक है। अब सोमाइट्स जो होंगे वो लेफ्ट साइड पे भी प्रेजेंट होंगे और राइट साइड पे भी। अब दोनों वाले जो सोमाइट्स हैं वो क्या बनाएंगे, आगे 2 लेयर्स बनाएंगे। कौन कौन सी, सप्लेंटिक लेयर और सोमैटिक लेयर। लेफ्ट पे भी 2 लेयर्स की फॉर्मेशन होगी और राइट पे भी 2 लेयर्स की फॉर्मेशन होगी। कौन कौन सी, सप्लेंटिक एंड सोमैटिक, ठीक है। उसके ऊपर क्या था, प्रिमिटिव स्ट्रीक प्रेजेंट थी। प्रिमिटिव स्ट्रीक किस पे प्रेजेंट है, एक लेयर पे जिसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, और वो उस प्रिमिटिव स्ट्रीक के ऊपर टाइटली पैक्ड सेल्स हैं जिनको हम हेंसल्स कहते हैं, जो आगे जाके क्या बनाएंगे, नोटोकोड बनाएंगे, ठीक है। अब एपिथेलियल सेल्स के नीचे जो लेयर है उसको हम एंडोडर्म कहते हैं। इसके बाद आ जाता है न्यूरलेशन फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया है, अगर मैं सारा एक्सप्लेन करूँ तो ये काफ़ी लेंथी हो जाता है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब के आपको फॉर्मेशन का प्रोसीजर आपको पता है तो आप वो काइंडली लास्ट लेक्चर से, प्रीवियस लेक्चर से देख लीजिए। आगे न्यूरलेशन होती है, न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, और जो हेंसन सेल्स हैं वो नोटोकॉर्ड बनाएंगे और जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है वो क्या बनाएगी, स्पाइनल कॉर्ड बनाएगी, ठीक है। बस हमारा टॉपिक यहीं तक था। कौन सा, डेवलपमेंट ऑफ चिक, ठीक है। न्यूरलेशन का आप टॉपिक लाजमी वहाँ से देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। और अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ है तो आप मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मैं आपको क्लियर कर दूँ। और इसके नोट्स आप मुझे मेल कर दीजिए, टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको मेल पे इसकी PDF सेंड कर दूँगी। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर, अगर किसी ने कुछ समझना है तो काइंडली मुझे बता दें, नहीं तो फिर नेक्स्ट कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़, अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ, और जिसको भी आप समझाना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।